हेलो स्टूडेंट, आज के इस ऑनलाइन वीडियो क्लास में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में आपको हम माइक्रोब्स के बारे में पढ़ाएंगे। तो पिछले वीडियो में आपको हम वायरस, बैक्टीरिया और एल्गी इन तीनों के बारे में आपको बताया जा चुका है। तो इस वीडियो में आपको आज पढ़ा रहे हैं फंजाई यानी कि कवक। तो सर्वप्रथम आप ये जानिए कि कवक क्या होता है। ठीक है, कवक है क्या चीज़। तो कवक भी एक माइक्रोब्स होता है, सूक्ष्म जीव होता है। और चूँकि इसमें जैसे एल्गी में आपको सेवा में पढ़ाया जाता था कि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण ये अपना भोजन स्वयं बना सकता था, इसलिए वह स्वकोषी होता था। लेकिन एल्गी फंजाई यानी कि कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसलिए यह अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है और यह अपना भोजन मृतोप यानी कि सड़े गले जो पदार्थ होते हैं उनसे अपना भोजन ग्रहण करता है, इसलिए इसे मृतोपजीवी कहते हैं। यानी कि जो आपका कवक है वो क्या है? कवक भी एक सूक्ष्म जीव है, एक सूक्ष्म जीव। चूंकि इसमें क्या होता है, आपको हम बताएं कि कवक क्या है? एक सूक्ष्म जीव है और इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। पर्णहरित जो होता है, पर्णहरित अनुपस्थित होता है। पर्णहरित क्या होता है? अनुपस्थित होता है, इसलिए यह अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? और यह मृतोपजीवी होता है। मृतोपजीवी होता है। चूंकि पर्णहरित नहीं पाया जाता है, इसलिए अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है। तो होता क्या है कि आपने भोजन के लिए दूसरे अन्य स्रोत पर निर्भर होता होगा, और इसका जो अन्य स्रोत क्या है वो मृत सड़े गले जीवों के अंश, इसी से यह अपना भोजन ग्रहण करता है। चूंकि मृत वस्तुओं से अपना भोजन ग्रहण करता है, इसलिए कवक को मृतोपजीवी कहा जाता है। यानी कि क्या होता है? मृतोपजीवी होता है। चूंकि कवक का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे कवक विज्ञान या माइकोलॉजी, कवकों का अध्ययन जिस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे कवक विज्ञान या माइकोलॉजी ठीक है। कवकों का अध्ययन जिस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे क्या कहते हैं? कवक विज्ञान या माइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है। तो अब देखिए, ये भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा ईस्ट का। ईस्ट क्या है? एक कोशिकीय जीव है, ठीक, जिसकी उपस्थिति में फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस कराया जाता है। फ्रेगमेंटेशन यानी कि किण्वन। यह जो होता है वाइन फैक्ट्री में भी इसका उपयोग किया जाता है। एल्कोहल का जो फ्रेगमेंटेशन कराया जाता है, गन्ने का जो सीरा होता है उसका जब फ्रेगमेंटेशन
C2H5OH एथिल अल्कोहल बनता है और इसका उपयोग बेकरी में भी किया जाता है। ईस्ट का उपयोग किसमें किया जाता है? बेकरी में। बेकरी में यानी कि आपके जो है ये सब फंगस के अंदर का पार्ट है ईस्ट, और उसके बाद एक है कुकुरमुत्ता, या सामान्यतः मशरूम जैसा ही दिखता है, ठीक है, लेकिन ये क्या होता है? टॉक्सिक होता है, विषाक्त होता है, इसका यूज खाने में नहीं किया जाता है। फिर मशरूम जिसे आप सामान्यतः खाने में ही प्रयोग करते हो, ठीक है, इस कुकुरमुत्ता और मशरूम ये खतरनाक मशरूम जैसा ही होता है, ठीक है, लेकिन इसका उपयोग खाने में नहीं किया जाता है क्योंकि ये टॉक्सिक होता है, विषाक्त होता है, और खाने में हम मशरूम का उपयोग करते हैं। तो ये जितने भी हैं सब क्या आते हैं इसके अंतर्गत, कवक के अंतर्गत। इसका उपयोग बेकरी में और वाइन इंडस्ट्रीज में सामान्यतः किया जाता है, और हम जब शुगर का यानी कि चीनी का फर्मेंटेशन करते हैं तो एथिल अल्कोहल बनता है, ठीक है। और बेकरी में हम क्या करते हैं, इसकी उपस्थिति में हम जब इसकी उपस्थिति में ही डबल रोटी जो होता है वो क्या होता है? फूला होता है, स्पंजी होता है, वह इसकी उपस्थिति में होता है। जब हम मैदे को इसकी उपस्थिति में कुछ देर तक रख देते हैं तो वह मैदा क्या होता है? फूल जाता है, स्पंजी हो जाता है, और इस तरीके से बेकरी में सामान्यतः इसका ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये आपके कवक हैं। फिर आगे आपको हम देखिए जो एक कुकुरमुत्ता होता है वो स्ट्रक्चर में ऐसे होता है, सामान्यतः आपका इस आकार में कुछ दिखता है। इस आकार में आता है। ये होता है ये जो है आपका, और ये देखो लकड़ियों, जो बरसात के मौसम में अगर लकड़ी बाहर खुली ऐसे पड़ी हुई है तो उससे भी उग जाता है, और सड़े गले जो पेड़ पौधों के भाग होते हैं वो उन पर भी उगता है। तो रियल में ये होता है मशरूम नहीं होता है, बट मशरूम जैसा ही दिखता है, ठीक है। तो ये सब फंगस है, और देखिए कुछ ऐसे भी फंगस होते हैं जैसे बरसात के दिनों में अगर मान लीजिए डबल रोटी रख दी जाती है, ठीक है, ब्रेड, तो ब्रेड के ऊपर भी एक ब्राउन जैसा कुछ उस पर फंगस आ जाता है, ठीक, जो उस भोजन को विषाक्त कर देता है और वह खाने योग्य नहीं रहता है। तो ये सब माइक्रोब से ही होते हैं, जिसके कारण भोजन भी खराब हो जाता है, जो खाद्य वस्तुएं होती हैं वो भी खराब होती हैं, और बरसात के दिनों में सामान्यतः कपड़ों पे भी फंगस लग जाता है जो कपड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। फिर आगे है आपका प्रोटोजुआ। अगला जो माइक्रोब है वो है प्रोटोजुआ। देखिए जो ये दोनों वीडियो आपको यहाँ पे दिखाए गए थे, ईस्ट और कुकुरमुत्ता, इस दोनों वीडियो को आप अपने कॉपी में मेंटेन कर लेंगे, इसको बना लेंगे, ठीक है। अगला जो माइक्रोब्स है वो है प्रोटोजुआ।
प्रोटोजोआ क्या होता है इसके बारे में आप जान लीजिए पहले कि प्रोटोजोआ है क्या। यह भी एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है। यह क्या है? एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है जो कि अधिकतर जल में ही पाया जाता है। अधिकतर कहाँ पाया जाता है? जल में पाया जाता है। जल में पाया जाता है। और देखिए वैसे इस संघ के अंतर्गत हम अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना आदि जीवों को रखते हैं। आदि जीव को हम अमीबा यानी कि प्रोटोजोआ के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक, ये सब क्या है? प्रोटोजोआ संघ से बिलोंग करते हैं। जैसे जंतु जगत को पहले एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, तो ये कोशिकीय में हम अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना, ये ऐसे जीव हैं जो सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत भी पाए जाते हैं। इन्हें हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। जो एक होता है एंटामीबा हिस्टोलिका, ठीक, यह भी पैरामीशियम के ही अंतर्गत आता है। इसकी उपस्थिति अगर जल में है और अगर उस जल को आप पी लेंगे तो पेचिश नामक रोग हो जाता है। तो अमीबा क्या होता है? अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। एक जिगजैग टाइप में किसी भी आकार में पाया जा सकता है। ऐसे आपका ये जो है इस आकार में भी ये पाया जा सकता है अमीबा। ठीक, देखिए इसका ये जो पार्ट है ये सीडोपोडिया का है। इससे आगमन भी करता है और अपने शिकार को अपना शिकार भी करता है। अगर यहाँ पे कोई जीव आता है तो ये दोनों पार्ट शिकार में सड़ जाते हैं और यह इसको डाइजेस्ट कर देता है। इस तरीके से सीडोपोडिया होता है जो अमीबा को चलने और पोषण करने में मदद करता है। इसी तरीके से पैरामीशियम होता है। पैरामीशियम स्लीपर के आकार का होता है, इस टाइप में होता है। इसके लिए चारों तरफ ऐसे स्टेपर होते हैं सीढ़ियाँ जो इसको गमन करने में यानी चलने में मदद करते हैं। इसकी सहायता से क्या करता है? चलता है। तो ये सब जीव जो हैं पैरामीशियम और अमीबा और यूग्लिना, ये तीनों जीव जो हैं किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? प्रोटोजोआ। और ये प्रोटोजोआ भी माइक्रोब से यानी कि सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत आता है। अब देखिए कुछ लाभदायक प्रोटोजोआ होते हैं और कुछ हानिकारक प्रोटोजोआ होते हैं। अब जैसे सर्वप्रथम हम लाभदायक प्रोटोजोआ के बारे में जानेंगे तो कुछ ऐसे भी प्रोटोजोआ होते हैं जो विखंडन करते हैं और विखंडन की सहायता से जीवाणुओं को अपने भोजन के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है। और जैसे हानिकारक है, हानिकारक में जैसा कि आपको अभी पहले बता चुके कि जो एंटामीबा हिस्टोलिका होता है, अगर उसकी उपस्थिति जल में है और उस जल का उपयोग हम पीने में कर रहे हैं तो उस जल के कारण मनुष्यों में पेचिश नामक रोग हो जाता है। ठीक, तो इस तरीके से आपका ये जो सूक्ष्म जीव है ये पूरा टॉपिक आज कंप्लीट हो जा रहा है। अब इसमें कुछ विशेष टॉपिक हैं, जैसे कि आपका है एक कि खाद्य परिरक्षण, यानी कि हम जैसे खाद्य वस्तुओं का संरक्षण कैसे करते हैं। जैसे कुछ ऐसे भी खाद्य वस्तुएं आती हैं
जिनका हम उपयोग बहुत लंबे समय तक करते रहते हैं, जैसे अचार है, मुरब्बा है, ये सब चीज़ें हैं, इसका उपयोग बहुत लंबे समय तक किया जाता है, लेकिन फिर भी ये खराब नहीं होते हैं। तो इसमें भोजन को जो हम लंबे समय तक रखते हैं, ठीक है, ऐसे सामान्य भोजन रख दिया जाए तो उससे क्या होती है, इसमें लाने लगती है, दुर्गंध आने लगती है। ये माइक्रोब्स के कारण ही ऐसा होता है। अगर माइक्रोब्स उसमें डेवलप होने लगते हैं तो भोजन से दुर्गंध आनी स्वाभाविक है, और ये भोजन को क्या करते हैं, विषाक्त कर देते हैं, और भोजन में सड़न पैदा हो जाती है। अगर उस भोजन का उपयोग करेंगे तो लोग क्या होते हैं, रोगग्रस्त हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम भोजन को लंबे समय तक रोगाणुओं से मुक्त करने के लिए उसका परिरक्षण करते हैं। उसके लिए या तो हम रासायनों का प्रयोग करेंगे, या तो जैसे नमक है, तेल है और चीनी, इन चीज़ों का अधिक से अधिक उपयोग किया जाए तो भोजन को लंबे समय तक, कुछ भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक संरक्षित किया जा सकता है। अब जैसे मान लीजिए, देखिए अचार है, अचार में क्या होता है, तेल भी मिलाया जाता है और नमक भी मिलाया जाता है। अगर दोनों प्रॉपर अनुपात में नहीं मिलाए गए हैं, प्रॉपर रेशियो में नहीं है, तो भी उसके खराब होने की स्थिति होती है। अगर वह अचार तेल में डूबा रहे तो वह अचार जल्दी खराब नहीं होता। तो भोजन, कुछ ऐसे भोज्य पदार्थ होते हैं जिन्हें हम संरक्षित रखने के लिए नमक, तेल या चीनी का उपयोग करते हैं। जैसे मुरब्बा में देखिए, उसमें चीनी अधिक से अधिक मिलाई जाती है, और भी कुछ पदार्थ होते हैं जिनका उपयोग हम करते हैं। अब देखिए, एक और प्रोसेस है पाश्चुरीकरण, ठीक है। जैसे दूध, मान लीजिए भैंस का दूध है या गाय का दूध है, जब उससे अलग कर लिया जाता है तो उसे पैकेटों में बंद कर दिया जाता है। लेकिन सामान्य दूध अगर आप अपने घरों पर रख देते हैं तो क्या होता है, 5-6 घंटे में खराब हो जाता है, फट जाता है। लेकिन पैकेट का दूध रहता है, खराब नहीं होता है। इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है उसमें पाश्चुराइजेशन का है। देखिए, पाश्चुरीकरण, भोजन को संरक्षित रखने का एक प्रोसेस क्या है, पाश्चुरीकरण। भोजन को संरक्षित रखने का एक प्रोसेस है पाश्चुरीकरण। इसकी सहायता से भी भोज्य पदार्थों को संरक्षित किया जा सकता है। तो इसकी सहायता से हम दूध को संरक्षित करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पहले हाई टेम्परेचर के दूध को गर्म किया जाता है। दूध को पहले हाई टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है, फिर उसको लो टेम्परेचर पे ठंडा कर दिया जाता है। इससे जो उसमें माइक्रोब्स रहते हैं वो क्या होते हैं, डेड हो जाते हैं, यानी कि वो सब नष्ट हो जाते हैं, और दूध को फिर पैकेटों में बंद करके ठंडे स्थान पर रख दिया जाता है। इससे दूध क्या होता है, लंबे समय तक उपयोग में लाया जा सकता है। तो यह प्रक्रिया जो कहलाती है वो क्या है, पाश्चुरीकरण। तो फिर अगला प्रोसेस है गर्म व ठंडा करना। जैसे कुछ खाद्य सामग्री है, पहले उच्च ताप पर लगभग 150 सेंटीग्रेड 150 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद उसे वायु रोधक डिब्बों में क्या किया जाता है, बंद कर दिया जाता है, जिससे जो उसमें माइक्रोब्स होते हैं वो अधिक तापमान पर क्या होते हैं, मर जाते हैं, ठीक। और जो अगला प्रोसेस है वो है रासायनिक परिरक्षण। रासायनिक परीक्षण में क्या करते हैं कि हम कुछ ऐसे रसायनों का उपयोग करते हैं जिससे खाद्य पदार्थ नष्ट नहीं होता है, जैसे सिरका, सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। इसका उपयोग हम जैम, जेली, सॉस और स्क्वैश बनाने में करते हैं, ठीक। तो कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जिसका उपयोग खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने में किया जाता है। सामान्यतः आप देखिए सिरका का भी यूज किया जाता है, ठीक। तो ये है आपका लेसन 2 माइक्रोब्स। तो पूरे टॉपिक आज आपके कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो पूरे माइक्रोब्स यानी कि सूक्ष्म जीवों को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है, देखिए यहाँ पे फिर हम एक बार रिवाइज करा दे रहे हैं। जो सूक्ष्म जीव हैं उनको हम कितने भागों में बांटेंगे। फर्स्ट है आपका बैक्टीरिया,
ठीक है। सेकेंड वायरस, और एल्गी, फंगस, फंजाई एंड प्रोटोजोआ। ये है 5, ठीक है। ये कितने हैं? 5। देखिए, बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी, फंगाई एंड प्रोटोजोआ, ये 5 आपके माइक्रोब्स हैं, यानी कि ये सूक्ष्म जीव हैं। पूरे सूक्ष्म जीवों को इन्हीं 5 भागों में बांटा गया है। यानी 5 भागों के अंतर्गत इस पूरे ब्रह्मांड के सूक्ष्म जीव आ जाते हैं। ओके, तो इस तरीके से आपका जो लेसन 2 है वो कंप्लीट हो गया। और अब इससे रिलेटेड जो भी आपके एक्सरसाइज हैं, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है और डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन है, उसको हम PDF के या उसको हम कहीं लिख करके आपको प्रोवाइड कर देंगे। आप उसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो को आप अच्छी तरीके से देखिएगा, इससे आपका पूरा लेसन का कवर हो जाएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।